नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु स्वागत करता हूं आपका वीकेएस केमिस्ट्री एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें या फिर एकेडमिक एग्जाम्स की बात करें। तो दोस्तों, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका यूज मेडिसिन में बहुत ज्यादा है। ऑल्दो इसका ग्रेविमेट्रिक और रेडॉक्स रिएक्शंस में और काफी अलग और भी चीजों में इसका यूज है, लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है आपका मेडिसिन में। तो दोस्तों, मेडिसिन में इसका क्या यूज है? फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स शो किया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल हमारा प्लेटिनम है और जो हमारे लिगैंड्स हैं वो क्लोराइड या फिर अमोनिया है। इस मॉलिक्यूल को दोस्तों सिस्प्लैटिन बोलते हैं और इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1845 में। इसकी केमिस्ट्री को समझने में काफी साल लग गए और 1978 में इसका मेडिकल यूज के लिए लाइसेंस दिया गया। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट प्रेजेंट इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी कैंसर ड्रग। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं किस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मेटल, लिगैंड, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एटसेट्रा डिस्कस की जाएगी। और इसके बाद हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस किया जाएगा और फोर्थ पार्ट में हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए फर्स्ट पार्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं और देखते हैं आज आपके लिए इसमें क्या है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1, इसमें हम डिस्कस करेंगे एडिशन कंपाउंड्स, डबल सॉल्ट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, यानी कि इसमें मेटल होता है, लिगैंड होता है और क्या होता है, किस तरीके के मेटल होते हैं, किस तरीके के लिगैंड होते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आयंस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और आयंस। तो दोस्तों, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सुनते हैं तो आपको जरूर याद आता होगा लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ एक तरीके का बॉन्ड, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते थे। ये किसके बीच में बनता था? ये डोनर एक्सेप्टर के बीच में बनता था। डोनर मॉलिक्यूल हमारे क्या होते थे? डोनर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते थे जिसके ऊपर होता था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे पास क्या होते थे? ये वो होते थे जिनके पास वैकेंसी रहती थी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, या वेकेंट ऑर्बिटल्स रहते थे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। इस तरीके के जो डोनर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें लुईस बेसिस भी कहते हैं, और इस तरीके के जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उन्हें हम लुईस एसिड्स भी कहते हैं, राइट। सो डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जब इस तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं तो उन्हें हम जनरली सॉल्ट्स कहते हैं, राइट। सो थ्रू आउट द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम इस तरीके की सॉल्ट फॉर्मेशन की बात करते रहेंगे। जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे जनरली सॉल्ट्स ही होते हैं। तो इसलिए हमें ये जरूरी है समझना कि सॉल्ट्स वाटर में किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सिंपल कंपाउंड्स या सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जब इस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे आप तो आपको पोटेशियम आयन का भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा और क्लोराइड आयन का भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। ये तो बात थी सिंपल कंपाउंड्स या सॉल्ट्स की। दूसरे हमारे होते हैं एडिशन कंपाउंड्स या सॉल्ट्स, यानी कि जिसमें एक नहीं बल्कि मिनिमम दो सॉल्ट्स होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा सॉल्ट्स को मिला करके जब ये कंपाउंड्स हमारे बनते हैं तो उन्हें हम एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड 2 सॉल्ट्स को मिलाया गया है तो हमें KCl.MgCl2.6H2 एक तरीके का हाइड्रेटेड सॉल्ट मिला है, राइट। इसे हम कहेंगे एडिशन सॉल्ट, एडिशन कंपाउंड। इस तरीके के एडिशन कंपाउंड या सॉल्ट की जो केमिस्ट्री होती है बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जब इस तरीके के एडिशन सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, सिमिलर टू पोटेशियम, सिमिलर टू हमारा सिंपल कंपाउंड सॉल्ट्स। तो जिस तरीके से सिंपल कंपाउंड सॉल्ट्स में ये डिसॉल्व हो गए थे कंप्लीटली K+ और Cl- आयन में, यहाँ पे ये पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम आयन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए। तो दोस्तों, जब ऐसा होता है कि एडिशन कंपाउंड या एडिशन सॉल्ट्स हमारे
कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक हो जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। ओके, एक तो हो गया हमारा एडिशन कंपाउंड, दूसरा जब वो वाटर में डिसॉल्व होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे डबल सॉल्ट्स, राइट। तो चलिए दूसरे तरीके के कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ये एक और एडिशन कंपाउंड है जिसे वाटर में अगर डिसॉल्व किया जाए तो टेक्निकली इसे रिजल्ट करना चाहिए किसमें, फेरस आयन में, साइनाइड आयन में, पोटेशियम आयन में, राइट। तो इस सॉल्यूशन को जब टेस्ट किया जाए तो इसमें क्या क्या हमें मिलना चाहिए, फेरस आयन का पॉजिटिव टेस्ट, साइनाइड आयन का पॉजिटिव टेस्ट, पोटेशियम आयन का पॉजिटिव टेस्ट, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। अब आप पूछिए ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये कंपाउंड्स जो होते हैं, ये एडिशन सॉल्ट्स जो होते हैं, ये आपस में मिलते जब हैं तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये मिल करके कुछ और ही बना लेते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऐसा क्या बना लेते हैं जो ये इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी वर्नर महोदय की मदद लेनी पड़ेगी, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को के एरिया में, ठीक है। तो चलिए उन्हीं से समझ लेते हैं कि क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस रही थी जब वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि एडिशन कंपाउंड्स तो वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक क्यों नहीं होते। चलिए समझते हैं वर्नर साहब से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वर्नर साहब से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की इन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो वर्नर साहब को दोस्तों नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिला करके कई सारे स्टेबल कंपाउंड्स बनाए थे। इनकी पहली उलझन यही थी कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज क्यों शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकी कलर प्रॉपर्टीज आप जैसे देख सकते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के जो कलर हैं वो अलग अलग हैं, जबकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, ऑल्दो स्टोइकियोमेट्री अ बिट डिफरेंट, राइट। तो पहली ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी कि जब इस मॉलिक्यूल को, जो कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से मिल करके बना है, इसकी रिएक्शन जब इन्होंने एक्वस HCl के साथ कराई तो एमोनिया की जो रिएक्टिविटी थी वो काफी कम हो चुकी थी इस कॉम्प्लेक्स में। यानी कि जनरली आप अगर एमोनिया की रिएक्शन करते हो HCl के साथ तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलता है, राइट। लेकिन इस केस में आपको अमोनियम क्लोराइड नहीं मिल रहा था, यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल इस कोबाल्ट क्लोराइड के साथ इस तरीके से अटैच था कि अमोनिया अवेलेबल नहीं था HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ समझने के लिए कि अमोनिया अवेलेबल नहीं था HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए। चलिए दूसरी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। बाकी इन मॉलिक्यूल्स का जब ट्रीटमेंट इन्होंने एक्वस सिल्वर के साथ किया तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी सॉल्ट जिसमें हैलाइड प्रेजेंट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसका ट्रीटमेंट एक्वस सिल्वर के साथ किया जाता है तो सिल्वर सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोराइड्स के केस में सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होगा, आयोडाइड के केस में सिल्वर आयोडाइड, ब्रोमाइड के केस में सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस केस में टेक्निकली हर ये चारों मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें 3-3 Cl है, तो हर केस में 3 यूनिट सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होना चाहिए। पर हमें ऑब्जर्व क्या हुआ कि फर्स्ट केस में 3 यूनिट सिल्वर क्लोराइड, सेकंड केस में 2 यूनिट सिल्वर क्लोराइड, थर्ड केस में 1 यूनिट सिल्वर क्लोराइड और फोर्थ केस में 0 यूनिट सिल्वर क्लोराइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताता है दोस्तों, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो फ्री Cl आयन थे, यानी कि जो Cl आयन सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, वो फर्स्ट केस में 3 थे जबकि फोर्थ केस में 0 थे, राइट। इसी के साथ इन्होंने कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट्स भी किए एक्वस सॉल्यूशन में, तो उससे ये पता चला कि COCl3.6NH3 के केस में तो हमें 4 इंडिविजुअल आयंस मिल रहे हैं, जबकि COCl3.3NH3 के केस में 0 आयंस मिल रहे हैं। COCl3.5NH3 के केस में 3 और COCl3.4NH3 के केस में 2 आयंस, राइट। सो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को अगर मिलाया जाए दोस्तों तो ये पता चलता है कि जब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को आपस में मिलाया गया तो ऐसे कंपाउंड्स मिले जिसमें अमोनिया इस तरीके से कोबाल्ट क्लोराइड के साथ अटैच हुआ कि वो अब रिएक्शन करने के लिए फ्री नहीं है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये कि सारे के सारे क्लोराइड आयन एक ही तरीके से मॉलिक्यूल में अटैच नहीं है। जैसे COCl3.6NH3 में क्लोराइड, तीनों क्लोराइड आयन शायद एक ही तरीके से अटैच है, जबकि
दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, इन मॉलिक्यूल्स में क्लोराइड आयन अलग अलग तरीके से अटैच हैं, राइट, क्योंकि तीन में से सिर्फ दो ही रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीन में से सिर्फ एक ही रिएक्ट कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली लास्ट वाले में एक भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। और ये सपोर्टेड है कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट में, जहां ये पाया गया कि जीरो आयंस, इसका मतलब ये एक तरीके का न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक भी आयन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो चलिए अब दोस्तों समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, और इन ऑब्जर्वेशन से क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमारे वर्नर साहब ने। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं कि हमारे वर्नर साहब की जो ऑब्जर्वेशंस थी उससे स्ट्रक्चर कैसे डिड्यूस किए जा सकते हैं। तो पहला हमारा जो मॉलिक्यूल है कोबाल्टमीन, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया मॉलिक्यूल का ये जो एडिशनल प्रोडक्ट है, इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले हम वो ऑब्जर्वेशंस को रिविजिट कर लेते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया विद एक्वस HCl इज लो। इसका मतलब ये कि ये जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं एक ऐसी स्पेस में है जो जिसे हम एक क्लोज्ड स्पेस कह सकते हैं, जहां से निकल के एक्वस HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारी थी कि 3 यूनिट्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करता है ये मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये जो 3 Cl आयंस हैं ये फ्रीली अवेलेबल हैं एक्वा सिल्वर या एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस दिस AgCl प्रेसिपिटेट, राइट। तो इसका मतलब इस क्लोज्ड स्पेस के बाहर हो गया ये 3 यूनिट Cl, राइट, Cl माइनस या क्लोराइड आयन, ओके। और थर्ड ऑब्जर्वेशन थी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस जो कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चले वो कितने थे? 4, यानी 4। तो 3 आयंस तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और अमोनिया मॉलिक्यूल तो आपका न्यूट्रल होता है, तो आपका जो मेटल बचा यानी कि कोबाल्ट, उसे हम क्लोज्ड स्पेस के अंदर रखते हैं, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, यानी कि इस टोटल क्लोज्ड स्पेस के ऊपर कितना चार्ज हो गया? ये ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल रहेगा, तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस पे चार्ज हो गया 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जस्ट टू मेक इट अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट, ओके। तो आपको अब ये जो आपका लास्ट पॉइंट था टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 4, वो भी आपको जस्टिफाई हो गया, यानी कि 3 आयंस ये हो गए और एक आयन कंप्लीट ये हो गया, सो टोटल नंबर ऑफ आयंस 4 हो गए। ये मॉलिक्यूल 3 यूनिट्स ऑफ AgCl भी प्रेसिपिटेट करेगा, और क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल एक क्लोज्ड स्पेस में है तो वो अब एक्वस HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं। तो दूसरा मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास है समरी क्या है ऑब्जर्वेशंस की, ये कि अमोनिया रिएक्ट नहीं करता एक्वस HCl के साथ, ये 2 यूनिट्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट करता है, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं आपके पास? 3, राइट। सो क्योंकि ये 2 यूनिट AgCl प्रेसिपिटेट करता है दोस्तों, तो इसलिए इसमें Cl माइनस कितने फ्री रहेंगे? 2, राइट। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका कैसे लिख सकते हैं? ऐसे 2 यूनिट Cl माइनस, राइट, अमोनिया आपका क्लोज स्पेस के अंदर, राइट। और क्योंकि ओवरऑल क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, Cl कितने हैं? 3, और सिर्फ 2 ही रिएक्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब एक और Cl जो है वो आपका क्लोज्ड स्पेस में हो गया, राइट, ओके, फाइन। चलिए अब तीसरा मॉलिक्यूल इसी तरीके से देख लेते हैं। तो तीसरे मॉलिक्यूल देखने के बाद इसकी समरी एक बार देख लें। समरी क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया लो, 1 यूनिट AgCl प्रेसिपिटेट कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 2, राइट। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही Cl प्रेसिपिटेट हो रहा है, एक ही क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है आउट ऑफ द 3 Cl। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज्ड स्पेस में 4 के 4 अमोनिया है जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं, राइट। और इसके अलावा 2 Cl और ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी हो गए आपके क्लोज्ड स्पेस में, राइट। और ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल आयंस कितने हैं? 2। तो एक तो आपका Cl को हो गया, और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोज्ड स्पेस के ऊपर एक और चार्ज, राइट, करेक्ट। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो फोर्थ मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, चलिए एक बार उसकी भी समरी देख लेते हैं। अमोनिया की रिएक्टिविटी रो, जो कि सारे केसेस में है ही है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली अमोनिया तो क्लोज्ड स्पेस में जाएगा, और हमारे पास 0 यूनिट्स ऑफ AgCl, इसका मतलब कोई भी Cl फ्री नहीं है रिएक्ट करने के लिए, राइट। सो कोई भी Cl अगर AgCl एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करने के लिए फ्री नहीं है, तो इसका मतलब सारे के सारे Cl कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? क्लोज्ड स्पेस के अंदर, राइट, राइट। और टोटल नंबर ऑफ आयंस 0 है, इसका मतलब ये ओवरऑल एक कंप्लीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई भी नादर अमोनिया नॉर Cl रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल है। तो सारे के सारे इसमें जो एटम्स हैं, सारे के सारे जो इसमें लिगैंड्स हैं, सारे के सारी जो इसमें एंटाइटीज हैं, वो क्लोज्ड स्पेस के अंदर ही हैं, राइट, राइट। चलिए
तो ये ऑब्जर्वेशंस थी दोस्तों वर्नर साहब की, जिसके बेस पे उन्होंने अपनी थ्योरी के पोस्टुलेट्स रखे। तो अब चलिए ये देख लेते हैं कि वर्नर साहब ने अपनी थ्योरी के क्या पॉइंट्स रखे इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, इन एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पे, और क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे हम इसका स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स फ्रॉम वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की और समझ लेते हैं कि इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी हमारे वर्नर साहब की, उनके बेसिस पे उन्होंने अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये कि जो सेंट्रल मेटल होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मेटल होता है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की वैलेंसीज एक्सिबिट करता है। यानी कि अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमारा मेटल क्या था, कोबाल्ट, राइट। वही मेटल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में दो टाइप की वैलेंसीज शो करता है। पहली वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी, जिसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। दूसरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, राइट। तो हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये आयनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव स्पीशीज, यानी दीज वैलेंसीज आर मोस्टली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव स्पीशीज। ऑन द अदर हैंड जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, दे आर नॉन आयनाइजेबल, directional, they occupy a fixed position in space and either satisfied by negative or by neutral molecules. इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही होता है, यानी ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है जो कोऑर्डिनेशन नंबर का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है उसके लिए, राइट। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करता है कि आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि जो सेंट्रल मेटल होता है वो सेटिस्फाई करता है इन दोनों वैलेंसीज को, यानी कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी को और कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर सेकेंडरी वैलेंसी को। अब एक एग्जांपल देख लिया जाए। यस, हमारा एग्जांपल जिसे हमने काफी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, हेक्सामाइड कोबाल्ट। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ओके। और इसके अलावा हर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है। यहाँ पे क्या है हमारा मेटल, कोबाल्ट, राइट। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो आपका कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 3, ओके। कैसे? क्योंकि यहां पर आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव, राइट। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चार्ज या न्यूट्रल, न्यूट्रल, राइट। सो इसलिए जो चार्ज आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर है वही आपका मेटल के ऊपर आ गया। और इस केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका नंबर 3 है वो क्या हो गई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इस मेटल की प्राइमरी वैलेंसी, ओके। अब इस मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, इस मेटल के साथ यहाँ पे कुछ लिगैंड्स लगे, यहाँ पे क्या है, अमोनिया, इसका नंबर क्या है, 6। ये जो नंबर होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है उसके साथ जो लिगैंड्स हैं उसका जो टोटल नंबर होता है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हमारे केस में ये अमोनिया है और टोटल नंबर है 6, राइट। इसलिए ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो दोस्तों वर्नर साहब ने हमें ये बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक मेटल होता है जिसकी 2 वैलेंसीज होती हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल, नॉन डायरेक्शनल और मोस्टली सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव स्पीश। दे सकते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन 3 नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन इस वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, डायरेक्शनल एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस एंड सेटिस्फाइड बाय ईदर नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये हमारी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है, 6। इसका मतलब जो इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री हुई वो होगी ऑक्टाहेड्रल, राइट, ओके। तो इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अगर यहाँ पे नंबर 4 होता तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लैनर हो जाती। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को, उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करती है। तो ये पॉइंट्स थे दोस्तों वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के। अब चलिए हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, यानी कि मेटल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, लिगैंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। चलिए आइए।
तो चलिए दोस्तों फटाफट समझ लेते हैं आइडेंटिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको दिख रहा है, एक मेटल दिख रहा है, लिगांड दिख रहा है, एक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहे हैं, और ये आपका आयनाइजेबल वाले नेगेटिव स्पीशीज दिख रहे हैं, राइट। तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके का रहेगा, वाटर में या आयनिक सॉल्वेंट में। और ये आपकी कॉम्प्लेक्स एंटाइटी रहेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन जो आपका रहेगा वो आपका ये रहेगा, यानी कि आपका मेटल रहेगा, लिगैंड रहेगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज। अब इसमें आपको मेटल दिख रहा है, तो किस तरीके के मेटल होते हैं। ये जो कंपोजिशन होता है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी या कॉम्प्लेक्स आयन का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, इसमें मेटल जो होता है वो किस तरीके का रहता है। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, यानी कि जो M है, वो यहाँ पे इसके पास कम से कम वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। मोस्टली ये क्या होते हैं, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे कि निकल, कोबाल्ट, कॉपर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, राइट। उसी तरीके से ये जो लिगैंड रहते हैं ये क्या होते हैं, लिगैंड्स के पास कम से कम क्या होना चाहिए, मस्ट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी डोनर एटम, राइट। और अगर ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इन्हें हम मोनोडेंटेट लिगैंड्स कहते हैं, जैसे कि हैलाइड्स, एमाइन्स। और अगर ये एक ही मॉलिक्यूल से दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये बाइडेंटेट कहलाते हैं, जैसे ऑक्सलेट, इथिलीन डायमीन। और अगर दो से ज्यादा करते हैं तो इन्हें हम पॉलीडेंटेट कह सकते हैं, जैसे कि EDTA। तो दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट अभी समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम डिटेल में लिगैंड्स की बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स आपको दिख रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगैंड्स है उनका टोटल नंबर होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट, नंबर ऑफ लिगैंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया था वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी डिस्कस करते समय कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये डिसाइड करता है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी रहेगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री रहती है टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लानर, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है तो ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल। इन ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर की डिटेल में बात करेंगे जब हम बॉन्डिंग का वीडियो डिस्कस करेंगे, जहां पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी बात करेंगे। चलिए अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने वाले, राइट। तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक कॉम्प्लेक्स रखा है। अब आप बता सकते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा। तो सेंट्रल मेटल एटम इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, प्लेटिनम। तो सेंट्रल मेटल क्या हो गया, प्लेटिनम। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितने लिगैंड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, 2 अमोनिया और 4 क्लोरीन, यानी कि कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, K4FeCN6। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या दिख रहा है, मेटल आयरन। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या हो गया, आयरन। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे, 6। क्यों, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने लिगैंड दिख रहे हैं, 6, राइट। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CONH3 इसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, राइट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा मेटल है, कोबाल्ट, राइट। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने लिगैंड दिख रहे हैं आपको, 6, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हालांकि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दोनों ही केस में मेटल क्या है, प्लेटिनम। तो हमारा सेंट्रल मेटल क्या हो गया, प्लेटिनम। और हमारा लिगैंड कितने हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, राइट। चाहे आप ये केस ले लें, चाहे आप ये केस ले लें। एक डिफरेंट तरीके के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपको कुछ अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स जैसे K4FeCN6 वगैरह दिख रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस the nature of complexes, the identity of complexes, what type of metals, what type of ligands are there generally in coordination compounds in the next video. Okay, तो चलिए अब देख लेते हैं कि टेक होम मैसेजेस हमारे इस वीडियो से क्या रहे। तो चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 1 वीडियो से टेक होम मैसेजेस क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपने ये जाना कि डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होता है, आपने ये जाना कि डबल सॉल्ट्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा नहीं करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपने वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी समझी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है, वो ये है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का
का सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये दो टाइप की वैलेंसी एग्जिबिट करता है, आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, राइट। इसके अलावा आपने ये समझा कि व्हाट काइंड ऑफ मेटल्स एंड लिगैंड्स आर इन्वॉल्वड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। मेटल्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, राइट। लिगैंड्स कौन से होते हैं? जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, राइट। आपने ये भी समझा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो अगर अब आपको ये पूछा जाए कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होती है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, किस बेसिस पे वो पोस्टुलेट्स बताए गए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको अगर ये पूछा जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करके कि आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे या कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिगैंड्स क्या होते हैं, कौन कौन से लिगैंड्स होते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड्स, बाइडेंटेट लिगैंड्स, पॉलीडेंटेट लिगैंड्स, स्पेशली कीलेटिंग लिगैंड्स। कीलेटिंग लिगैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटेड या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू होता है किसी भी लेवल पे, आप मुझे मेल कर सकते हैं vkskchemistry@gmail.com पे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करके आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे दोस्तों, प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज बीकेएस केमिस्ट्री एकेडमी को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए उसे शेयर करें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पे अपलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।